हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 9 से संचयन भाग 1 से पाठ 2 स्मृति। यह श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी है। इसमें बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण किया गया है। बच्चों की सहज जिज्ञासा और क्रीड़ा कैसे उन्हें कभी कभी ऐसे जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, इसका बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। हम पाठ स्टार्ट करते हैं। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, अर्थात चिल्ला मतलब बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। मतलब ठंड और बहुत बढ़ गई थी। किसकी वजह से? बारिश होने की वजह से। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी न हो। आशंका मतलब डर। उसे डर था कि मैं बेर खा रहा था, इस अपराध में तो मुझे नहीं बुला लिया। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना पड़ा, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। जाड़े के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप से कंपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। मज्जा मतलब बहुत अंदर तक जो हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ होता है, उसको भी ठिठुरा रही थी। वहाँ तक ठंड पहुँच रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। भुंजाने मतलब भुनवाने के लिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। झुरे मतलब तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। मूक मतलब जो बोलता ना हो, वो डंडा सजीव सा प्रतीत होता था कि वो बोल रहा है, ऐसा लगता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वदन मतलब प्रसन्न चेहरा लेकर, खुश होकर। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। हम एक दिन स्कूल से घर लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकने मतलब उसमें झांकने की सोचा उन्होंने कि उसमें झांका जाए।
सबसे पहले उजकने वाला मैं ही था। जो कुएं में झांकने वाला पहला पर्सन था वो मैं ही था। कुएं में झांककर एक ठेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। ठेला मतलब एक वहाँ से कोई पत्थर कुएं में फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी आएगी। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई। प्रतिध्वनि मतलब जो वापस से गूंजकर आवाज़ आती है, वो सुनने की इच्छा हुई। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। किलोले मतलब क्रीड़ा खेलता हुआ जो मृग मतलब हिरणों का जो समूह होता है वो खेल रहा होता है। अगर कुत्ते भौंके तो जैसे वो हैरान हो जाता है, ऐसे ही हम भी हैरान हो गए, चकित हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ठेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। खुश हुए मतलब गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन हुई कुएं में ठेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ठेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ठेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हुई। प्रवृत्ति होता है उसकी इच्छा हुई, मतलब किसी विषय पर झुकाव होना मन का। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक, मतलब मृग शावक मृग हिरण का बच्चा। कुएं के किनारे से एक ठेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ठेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ठेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थीं। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रहता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकलकर मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुँच से बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर, ढाढ़े मारना मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना, ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालकर। पतीले में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। उद्वेग मतलब बहुत ही बेचैनी और घबराहट से, ये सोचकर कि अब पिटाई होगी, इस डर से रोने का जो उफान था वो और अधिक बढ़ जाता था। पलकों को ढकने, भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दें और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए।
देर हो गई थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। मतलब शाम होती जा रही थी, रात होती जा रही थी। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी मतलब दो तरफ से तो चलती होती है ना वो तलवार, वो कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किया काम, किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता। और फल, उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर कौन? सांप जो कुएं के अंदर था, उससे भी वो भिड़ने के लिए तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरी से बांधी और खूब खींच खिंचाकर आज़म किया कि गांठें कड़ी हैं। मतलब खींचकर चेक किया कि गांठें अच्छे से लगी हुई हैं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दी। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती का डेंग से कड़ी करके बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, आश्वासन मतलब भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल में जब 4-5 गज रहा होऊंगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक मतलब जो मुझे नुकसान पहुंचाए। सपेरे जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होकर और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मतलब जो विपक्ष में हो, शत्रु हो। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे
कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। एकाग्रचित्तता मतलब उसका ध्यान सांप के ऊपर। मुझे एक सूझ सूझी, उसे एक उपाय सूझा, एक तरीका सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मुझे मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा मतलब चक्षु मतलब आँखों से, और श्रवा मतलब सुनने वाला, जो आँखों से सुनता है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो गया। मैं भी चक्षुश्रवा मतलब जो आँखों से सुनने वाला, मैं भी वही बन गया। अन्य इंद्रियों से मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम थी। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात करते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकें। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर ज़रूर काटेगा, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। पैंतरे मतलब स्थिति, जो उन्होंने मुद्रा बनाई हुई थी वो उस पर ही डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप पर मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। अचूक मतलब जो खाली न जाए, वैसा तरल विष मतलब वो जहर मेरे शरीर में पहुंचा ही देता
और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दोनों मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, मतलब सहारा लेना पड़ा। कौन सा दूसरा मार्ग? कि बिल्कुल भी छेड़खानी न की जाए सांप के साथ। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय से कंप हुआ, हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल पड़ा। जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। वो जानबूझकर नहीं उछला, सिर्फ डर के मारे वो उछल पड़ा। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। मतलब जैसे ही उसने डंडे को चिट्ठियों को पकड़ने के लिए आगे किया, सांप ने उस पर अपना प्रहार किया। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया हो, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। कायल मतलब उसको मानता था, उसकी योग्यता को। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने की चोट लगी। उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजक मारता हुआ, मतलब गांठ मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छूट गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पकड़ दिया। डंडे को उसने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचाने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे ओर सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए
कुएं की बगल से एक मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी। वह उस पर झपटा। मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडे खींच लिए, पर बात की बात मैं उनसे दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर से उसके दांत गड़ गए होते। सांप ने फिर से प्रहार किया, लेकिन डंडे की वजह से वो बच गया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 30 फुट चढ़ना मुझे अब नहीं हो रहा था। 15-20 फुट बिना पैर के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई, छाती फूल गई, धोकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल से मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर जाकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेती हैं। डैने मतलब पंखों के नीचे छिपा लेती हैं। कितने अच्छे दिन थे वे। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयंकर न था। आशा है आपको यह लेसन अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।